हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने डेल जी, डेल एच और डेल एस के लिए इक्वेशन डिराइव करी थी, जिसके आधार पर जो है हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। ओके, तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है कैलकुलेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर अ सेल रिएक्शन। किसी एक सेल रिएक्शन के लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए क्या इक्वेशन रहेगी वो आज हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं एक, मान लो एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ली हमने सेल की बी सी सी डी डी। ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल हमने रिएक्शन ली है। ओके, फिर आपको थर्मोडायनेमिक्स में अगर आपने पढ़ा हो तो ये इस तरह से लिख देती हूँ एक बार में। ये फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में RT ln AC D BB। ठीक है, ये हमने थर्मोडायनेमिक्स में ये इक्वेशन पढ़ी हुई है, राइट। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी देख रहे हैं और चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी भी किस तरीके से नेगेटिव चेंज देखते हैं हम यहाँ पे, तभी हमारा सिस्टम जो स्पॉन्टेनियस होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर ये सब क्या हो जाएगा, माइनस। दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है हमने एक और इक्वेशन डिराइव करी थी, याद हो तो, कि NFE होता है माइनस डेल जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी जो है किसके बराबर होता है, NFE के बराबर होता है यहाँ पे। ठीक है, ऊर्जा में कमी, गिब्स फ्री एनर्जी में कमी जो है किसके बराबर होती है, NFE के बराबर होती है। ठीक है, इसके अलावा जो एक और फॉर्मूला है वो भी आप पढ़े हुए होंगे, RT ln K। जो आपने पढ़ा हुआ फॉर्मूला होगा वो ये होगा माइनस RT ln K। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, आपको सिर्फ दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना है माइनस से, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3, राइट। तो इस तरह से ये आपको क्या मिल गई, 3 इक्वेशन यहाँ पे मिल गई है, राइट। अब आपको जो इन तीनों इक्वेशन से क्या करना है, एक फॉर्मूला डिराइव करना है, एक इक्वेशन और डिराइव करनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन। मैं ये नहीं बता रही कि ये सब कुछ कैसे आया, क्यों आया, क्योंकि ये सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इनकी सबकी जो है इक्वेशन के डेरिवेशन भी हम या तो थर्मोडायनेमिक्स में या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें देखना है वो देखना है सिर्फ कि के कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या करेंगे, आप वैल्यूज पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में माइनस डेल जी की जगह क्या पुट करेंगे, NFE, और माइनस डेल जी नोट की जगह हम लिखेंगे RT ln K, और माइनस RT ln ACC ADD AAA ABB। ठीक है, अब जो है आप, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ln को आप क्या लिख सकते हैं, 2.303 लॉग के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पे ये एक्टिविटीज दे रखी है, क्या है, ये सारी की सारी क्या है, एक्टिविटी है। ओके, इन एक्टिविटी को आप कंसंट्रेशन के बराबर भी रख सकते हैं, मोलर कंसंट्रेशन के बराबर। आयंस के लिए हम क्या लिखते हैं, एक्टिविटी की फॉर्म में, तो इन्हें आप कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये एक्टिविटी किसकी, सी की है, तो आप इसकी मोलर कंसंट्रेशन कैसे लिखेंगे, डेल सी। यहाँ पे कंसंट्रेशन किसके, डी की है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कोष्टक डी। यहाँ नीचे क्या है, ए के लिए, तो यहाँ पे ए, और ये साइड में बी के लिए। ठीक है, इस तरह से इस फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं एक्टिविटीज को। तो हम चलो देखते हैं, लिखते हैं इसको। NFE इज इक्वल टू
अब जैसे कि मैंने बताया कि ln को किसके बराबर 2.303 RT log ऑफ K लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा -R इसको भी हम क्या लिखेंगे, ln को इसको भी कन्वर्ट कर देंगे log में, ठीक है। ये लिख दिया हमने 2.303 R log ऑफ कंसंट्रेशन की टर्म में लिखेंगे del C D A और B, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब जो इक्वेशन नंबर 4 को हम क्या करेंगे, NF से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, ठीक है। डिवाइड इक्वेशन 4 इन बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड में हम क्या करेंगे, NF से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे ही मैं NF से डिवाइड करूंगी, ये यहाँ NF से किया, दोनों साइड करना है तो ये NF से डिवाइड किया, ये NF से डिवाइड किया, राइट। तो आपकी इक्वेशन यहाँ बन क्या जाएगी, इक्वेशन सिंपल से यहाँ पे क्या बन जाएगी, E is equal to 2.303 RT log of K by NF, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.303 NF log of C D A और ये B, ठीक है। अब आपको याद हो तो जब हमने नर्स्ट इक्वेशन वगैरह पढ़ी थी तब हमने कहा था कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2.303 RT by F किसके बराबर होता है। इस पूरे को सॉल्व करेंगे, R की जगह क्या रख देंगे 8.314 और T की जगह क्या रख देंगे 298 और F की जगह क्या रख देंगे, F की जगह आप यहाँ पे रख देते हैं 96500 और फिर इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो आपके पास वैल्यू कितनी आती है, वैल्यू आती है 0.0591, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या लिख देंगे 0.0591, कहाँ पे किसकी जगह 2.303 RT by F की जगह हम क्या लिखेंगे 0.0591। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 0.0591, बचा क्या है नीचे n, ओके। ये log K माइनस 2.303 यहाँ पे हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, एक RT आएगा, है ना, RT होता है, कहाँ से मिस्टेक शुरू हुआ है, नहीं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन क्या है हमारी, इक्वेशन है RT/ln, ठीक है। तो यहाँ पे सब जगह क्या आएगा RT/ln आएगा, ये भी यहाँ पे RT आएगा, यहाँ पे भी RT आएगा, ठीक है, ये RT आएगा। और इसके बाद जो है यहाँ पे भी क्योंकि RT आएगा RT, ठीक है, तो ये भी क्या बन जाएगा, ये भी इसके बराबर 0.0591 के बराबर हो जाएगा, राइट। तो ये लिखते हैं हम यहाँ पे 0.0591 by n log of C D A B। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है वो आराम से K की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन के लिए। अगर आपको n की वैल्यू दे रखी है, ऑब्वियसली बात है, सेल रिएक्शन दे रखी होगी तो उसमें n की वैल्यू यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी दे रखे होंगे, उसका EMF अगर दे रखा है, ठीक है, और जो कंसंट्रेशंस है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की वो दे रखी है, तो आप इजीली जो है वो K की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन है K की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। इसको और आगे ज्यादा है, अगर कुछ जैसे कि कंसंट्रेशन वगैरह ना दे रखी हो तो उस केस में सिर्फ अगर स्टैंडर्ड EMF दे रखा हो तो उस केस में जो है आप किस तरह से K की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए देखो इक्वेशन एक आपको याद हो तो अभी लिखी हमने RT/ln K होता है, ठीक है। और इसी के लिए
जब मैंने आपको पढ़ाया था नेक्स्ट इक्वेशन से पहले, ठीक है, तो वहां पे भी ये डेल जी नोट किसके बराबर होता है, माइनस एन एफ ई नोट के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं ये भी क्या है हमारा डेल जी नोट है, तो ये किसके बराबर है, एन एफ ई नोट के बराबर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों जब बराबर है तो इसको हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे बराबर के रूप में लिखेंगे आर टी एल एन के इज इक्वल टू एन एफ ई नोट। ओके, तो यहाँ पे एल एन के तो यहाँ रह जाएगा एन एफ ई नोट बाय आर टी, एन एफ ई नोट बाय आर टी, ठीक है। और इसके बाद जैसे कि मैंने पहले भी बताया 2.303 लॉग में इसको कन्वर्ट कर दो तो ये क्या हो जाता है एन एफ ई नोट बाय आर टी, और ये लॉग ऑफ के इज इक्वल टू एन एफ ई नोट बाय 2.303 आर टी, ठीक है, 2.303 आर टी ये हो जाता है। और यहाँ से फिर आप इजीली, अगर टेम्परेचर दे रखा है, ये तो कांस्टेंट है, फैराडे भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट यहाँ पे रहेगा, ठीक है, दे रखा है, और एन की वैल्यू दे रखी है और स्टैंडर्ड ईएमएफ दे रखा हो तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए तो फिर बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 2.303 आर टी बाय एफ तो यहाँ पे भी है, बस क्या है रिवर्स है ये 2.303 आर टी बाय एफ, ठीक है। तो जो 0.0591 जो ऊपर लिखा जाना था अब वो कहाँ लिखा जा सकता है, वो नीचे की तरफ लिखा जाएगा और ये इक्वेशन आपकी सिंप्लीफाई हो जाएगी 0.0591। ओके, तो अब यहाँ से आप डायरेक्ट जो है वो आपके पास अगर n की वैल्यू है और ई नोट की वैल्यू है तो आप k की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, राइट। तो ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे। ओके, इक्वेशन की किस किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये देखो एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, इसके अलावा जो है आपके पास ये मेन इक्वेशन ये भी आ गई, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। तो इन सब इक्वेशंस की हेल्प से आप k की वैल्यू कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन देख लेते हैं डेनियल सेल का कि उस डेनियल सेल में किस तरह से जो है आप k की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे लेते हैं हम क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी जो है वो पूछ रहा है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो डेनियल सेल है उसकी सेल रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पर है तो k की वैल्यू कैलकुलेट करो, ठीक है, जिसमें स्टैंडर्ड ईएमएफ जो है वो 1.1 वोल्ट हो डेनियल सेल के लिए, राइट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, डेनियल सेल लिखेंगे। यहाँ पे डेनियल सेल की रिएक्शन क्या होती है, बहुत बार पढ़ा है, आई होप अब तक तो आपको याद ही हो गया होगा, बिल्कुल रट लिया होगा, ठीक है, यही रिएक्शन होती है, राइट। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो, बस क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड पे ही बात कर रहा है ये, ठीक है, और ईएमएफ ई नोट की वैल्यू भी दे रखी है, और इक्वेशन से हमें पता भी है कि n इज इक्वल टू क्या होता है, 2 होता है, तो आप सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा दो। तो ये क्या लगा दोगे आप, log k इज इक्वल टू n ई नोट बाय 0.0591। तो यहाँ पे 2 की जगह क्या n की जगह क्या लिखोगे 2, और ये 1.10 बाय 0.0591 लिख दिया हमने यहाँ पे। हो गया क्लियर। ओके, फिर तो क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, क्या आएगा 37.22। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 37.22। तो log k की वैल्यू क्या आ गई है 37.22। अब ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है,
आपको क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है, लॉग के की नहीं निकालनी है। तो इसके लिए फिर जो ये वैल्यू तो लॉग के की है, तो आपको इसका क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग यहाँ पे लेना पड़ेगा। और जब एंटी लॉग लेंगे आप, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻37 जो भी आगे है, ठीक है, 10⁻37 और इसका लिया एंटी लॉग, तो ये क्या आ जाता है यहाँ पे 1.65 आ जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। तो इस तरह से आप के की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं, राइट। चलो, तो ये हुआ पॉइंट के की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल, कंसंट्रेशन सेल बेसिकली क्या होता है, अब तक जो आपने सेल पढ़े हैं उसमें तो क्या पढ़ा है हमने कि केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। क्या पढ़ा है अब तक आपने, क्या पढ़ा, गैल्वेनिक सेल पढ़े हैं ज्यादातर आपने, लीनियर सेल गैल्वेनिक सेल का ही पार्ट है। तो अब तक जो सेल पढ़े हैं वो गैल्वेनिक सेल पढ़े हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इन गैल्वेनिक सेल द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी अराइजेस फ्रॉम द केमिकल, जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इसे लिख लेना, हिंदी मीडियम में आपकी बुक में दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है। रिएक्शंस which takes place in the cell, ठीक है। क्या हुआ, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो अराइज होती है फ्रॉम केमिकल रिएक्शन which takes place in the cell। अभी तक हमने जितनी भी रिएक्शंस पढ़ी है, केमिकल रिएक्शन पढ़ी है किसी भी सेल के लिए, तो उन सेल के रिएक्शंस के दौरान जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। लेकिन there is however another category, और अनदर कैटेगरी कौन सी है, ये है आपकी कंसंट्रेशन सेल वाली, अनदर कैटेगरी ऑफ सेल इन विच द EMF is not arises due to any chemical reaction, ठीक है, किसी केमिकल रिएक्शन द्वारा अराइज नहीं होती, बट ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ मैटर के ट्रांसफर की वजह से होती है, फ्रॉम वन हाफ सेल टू अनदर हाफ सेल। एक सेल में 2 हाफ सेल होते हैं, हमने पढ़े हैं। तो एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में जो है वो मैटर के ट्रांसफर के थ्रू जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है, बिकॉज ऑफ द difference in concentration, or a difference in concentration of the species involved. These are called concentration cell, ठीक है। और देखो गैल्वेनिक सेल आपने जितने पढ़े हैं अब तक, ठीक है, इसमें रेडियल सेल तो बहुत बार पढ़ा हमने। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो जनरेट होती है वो किससे होती है, इलेक्ट्रिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसके थ्रू जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं उसके थ्रू जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है।
बट कुछ ऐसे सेल भी है, कोई ऐसी कैटेगरी भी है सेल की जहाँ पे जो ईएमएफ जनरेट होता है वो किसी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जनरेट नहीं होता, बल्कि ट्रांसफर ऑफ मैटर की वजह से जनरेट होता है। और ट्रांसफर ऑफ मैटर कैसे होता है? एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में मैटर का ट्रांसफर होता है, और ये किस कारण से होता है कि एक हाफ सेल में जो मैटर की कंसंट्रेशन है वो दूसरे हाफ सेल में मैटर की कंसंट्रेशन से अलग होती है, ठीक है, डिफरेंट होती है, जिस कारण से एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में जो स्पीशीज का है या फिर जो मैटर का है वो ट्रांसफर होता है। और इस तरह के जो सेल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन सेल कहते हैं। कंसंट्रेशन सेल जो है बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कंसंट्रेशन सेल आर ऑफ टू टाइप। कंसंट्रेशन सेल आर ऑफ टू टाइप, और ये टू टाइप के कितने कौन से हैं? ये है आपके, पहला टाइप है इसका इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, ठीक है। और दूसरा है आपका इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, ठीक है। दो तरह के सेल होते हैं। ओके, तो ये था कंसंट्रेशन सेल क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जो है वो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल को डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।